PS बिसेन साहब और कुलपति जीवाजी विश्वविद्यालय, डायरेक्टर MITS और ग्वालियर गौरव, अगर सर के लिए शब्द यूज किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी छोटा है। रिसर्च के क्षेत्र में सर की अपनी एक अलग पहचान है और शायद आज का ये दिन के लिए सर को यहां पर आकर हमें आशीर्वाद है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। रिसर्च पेपर या रिसर्च जर्नल किसी भी विश्वविद्यालय की एक ऐसी पहचान है जो विश्वविद्यालय को विश्व स्तर पर पहचान दिलाती है। मैं आए हुए सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि ज्ञान की देवी मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर आशीर्वाद दें और इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करने के लिए हमें आज्ञा प्रदान करें। कई रूप से महत्वपूर्ण है। आज हमारे बीच में संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं, विश्व के अनेकों देशों में गणपति बप्पा कहा जाता है कि ईश्वर ऊपर से लिखकर भेजते हैं। इस जर्नल का इनॉग्रेशन लगभग 5 तारीख को फाइनल हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने लिखा था कि जिस दिन गणपति बप्पा आएंगे उस दिन इसका एक कार्यक्रम का इनॉग्रेशन होगा। गणपति बप्पा का आशीर्वाद, माता सरस्वती का आशीर्वाद और रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और योगदान देने वाले प्रोफेसर PS बिसेन साहब हमारे बीच में, कुलाधिपति RS राठौर जी हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए, जिनके लिए स्पेशल प्रोग्राम 5 में शायद इसीलिए नहीं हो पाया, लेकिन क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, विश्वविद्यालय का, हर एक विश्वविद्यालय का सपना होता है तो वह UGC की टॉप लिस्ट में आए, नेट A++ हो, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा स्टेप अगर कोई है तो वो रिसर्च है। रिसर्च में जब तक कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी पहचान नहीं रखेगी तब तक नेक नहीं करा सकती। सबसे ज्यादा मार्क्स नेक में रिसर्च के हैं। रिसर्च डेवलपमेंट सेल विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर, स्पेशली विकास सर ने सोचा और पहले दिन से उन्होंने सोचा कि सर रिसर्च में हमें एक ऐसा मुकाम हासिल करना है कि विक्रांत विश्वविद्यालय का नाम संपूर्ण विश्व में नाम हो। और ये एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें कदम कदम पर जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके आशीर्वाद और मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, कोई भी जर्नल स्टार्ट होता है उसकी स्टार्टिंग टिपिकल है, लेकिन असंभव कुछ नहीं। जैसा हमारे चांसलर सर कहते हैं, असंभव शब्द होता ही नहीं है। तो उसी असंभव शब्द को आपको मिटाना है और जैसे ही 2-3 एडिशन आपके बीच में पब्लिश हो जाते हैं, हम आगे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आज का ये दिन, इसके महत्व को समझाने के लिए, इस दिन के लिए जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा मेहनत की है उसको बुलाने से पहले मैं निवेदन करता हूं आदरणीय चांसलर सर से कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर PS बिसेन साहब को प्रतीक चिन्ह देकर, सौर श्रीफल देकर और विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को विश्वविद्यालय तक पहुंचाने में और विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को एक पहचान दिलाने में हमारे मुख्य अतिथि जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसको स्थापित किया है। आज का यह स्वर्णिम क्षण हमेशा हमेशा के लिए होती है एक विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, और क्यों अति आवश्यकता है इस पर प्रकाश डालने के लिए
मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर विकास जैन साहब, एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च, कि वो इस को बताने से पहले जो आप देख रहे हैं स्क्रीन, मुख्य अतिथि जी और हमारे कुलाधिपति जी एक स्विच ऑन करके इसका इनॉग्रेशन करेंगे, देखेंगे ये, ताकि पता चलेगा कि जर्नल है क्या। उससे पहले यस रिमोट गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो जाना चाहिए। जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड लीगल रिसर्च आपके सामने आ चुका है। इसको आगे बढ़ाने, आगे ले जाने में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बारी है। ये इसकी शुरुआत आज कर दी गई है। इसको स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाने में विश्वविद्यालय प्रशासन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और मैं निवेदन करता हूं इसके महत्व को समझाने के लिए डॉक्टर विकास जैन साहब से कि वो इसको समरी के रूप में बताएं कि एक रिसर्च जर्नल की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और किस प्रकार से विक्रांत विश्वविद्यालय को एक विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए आज के दिन का क्या महत्व है। जोरदार तालियों से स्वागत। Esteemed guest Dr. P.S. Hussain sir, our Honorable Chancellor sir, Honorable Pro-Chancellor sir, respected Vice Chancellor sir, respected Registrar ma'am, Dr. Veer Narayan sir, all respectable colleagues and students, Vikrant Pranam to all. I'm delighted to introduce Journal of Management and Legal Research, first journal of Vikrant University. It was a time when Registrar Ma'am and I discussed about this journal and dreamed about it. And today, the dream has become a reality. At this illustrious moment, I would like to first of all thank our Honorable Chancellor Sir for his blessing and support that always gives me confidence that I can do anything. I'm also thankful to the Honorable Pro-Chancellor Sir for his dynamic leadership, Vice Chancellor Sir for his guidance, and Registrar Ma'am for her support and ideas. I'm also thankful to Dilip Sir who was with me throughout the development of this journal, and I'm also thankful to Sharad Sir for for his master creativity and designing some wonderful creatives and designs for this journal. And I'm also thankful to Dr. Veer Narayan sir for doing a lot for this event. The JMLR will serve as a scholarly platform for advancing high quality research. We will run it with the mission to foster the highest research standards. The JMLR will cover a broad range of sub-disciplines in the field of management and legal research, as well as the interdisciplinary research between legal and managerial aspects. I believe that this approach will lead to innovative solutions and contribute to the development of both fields. The JMLR will be published twice a year. We will encourage scholars from around the world to submit their work to the journal. To our commitment to meeting the highest standard of academic firmness, we will ensure a rigorous blind peer review process to maintain the integrity of the journal. Our goal is to establish the JMLR as a leading platform for research in the field of management and law both nationally and internationally. In the coming years, we have several ambitious targets. At first, we will focus on publishing the first issue within the very first year. And subsequently, we will apply for the ISSN number that will enhance the journal's visibility and credibility. Within the next 2 years, we aim to have the JMLR included in the UGC CARE list. And over the next 3 to 5 years, we will actively pursue indexing in Scopus, ABDC journal rankings, and DOAJ-CE. These prestigious indexes and rankings will significantly increase the journal's reach and impact. We will also go for indexing in other relevant databases and matrices to enhance the reputation of the JMLR.
And moreover, we will also participate in international bodies such as COPE and DORA to maintain the international standards of publication. This will ensure that the JMLR adheres to the best practices in research and publication, which has been accepted worldwide by the leading journals and publication houses. By achieving these goals, we aim to position the JMLR among the top rated journal in the relevant fields internationally, and I'm confident with the everyone's support, the JMLR among one day we will be able to realize this vision. Thank you for your attention, and I'm looking forward to the JMLR becoming a leading platform for research and innovation. Thank you. और फिर इसको बस में लेके जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबको एक साथ मिलकर काम करना है। जितनी हमारी फैकल्टी है वो अच्छे पेपर लिखेंगी। इसका जो हमने बोर्ड बनाया है वो बहुत शानदार है। जब बोर्ड के सामने आपके कुछ रिसर्च पेपर जाएंगे तो मुझे लगता है जो करेक्शंस होंगे उसको हम सुधारेंगे, फिर सुधारेंगे, और एक ऐसा जर्नल तैयार होगा जिसमें और विश्वविद्यालय, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे कुलाधिपति महोदय के पास फोन आएगा कि सर हमारा एक पेपर आप एक्सेप्ट कर लीजिए। वो दिन आएगा, बहुत जल्द आएगा, लेकिन हमें जरूरत है उस पर लगातार मेहनत करने की और उसमें कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की। मैं निवेदन करता हूं रेस्पेक्टिव रजिस्ट्रार मैडम से कि वो भी 2 शब्द कहें जर्नल के विषय में कि एक जर्नल यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत रेस्पेक्टिव रजिस्ट्रार मैम। A time for 2 minutes to speak because I'm very much interested in research and all, so that's why I just wanted to speak from this platform. As our today's honorable chief guest, P.S. Bisain sir, honorable chancellor sir, honorable pro chancellor sir, respected vice chancellor sir, COE madam, associate director research, director research, director engineering, all heads, faculty, and my dearest student. It is seriously a wonderful day, and for me, because definitely, as mentioned by Dr. Vikas, we dreamed this day, and I'm excited also, and I'm emotional also. So finally, we did it, sir, and finally, you can see our journal is in front of you. This is the big moment for me. Why? Because our university has got the status in 17 October 2022. And within I think less than 2 years, we have started this journal. So within this time frame, achieving this moment is very big for the university perspective. And definitely, sir, any journal contributes so much in acquiring any kind of the ranking and all, and definitely we will apply for the SSN ISSN number, as well as definitely we will index this journal in a Scopus and other reputed ABDC ranking and all. So but for that we need a quality paper, because research is not only about the writing a paper. It's about actually contributing to the society, contributing to the literature. So I appeal to all my research scholar, all my faculty members and staff member, क्योंकि हम research में हमेशा faculty बोलते हैं. No, it is not necessary only the faculty member, only the academician can write a paper. Non-academic person, people like me, I'm holding an administrative position, but I'm very, very interested and very much keen to pursue the research and all. So I appeal to all my student, faculty member and staff member, please contribute to this research journal, and definitely you will feel proud when this journal will index in ABDC and Scopus. So, and I also congratulate to research department because they have worked hard, and thank you so much everyone for your attention. Thank you so much. क्योंकि ये वास्तविक हकीकत है कि विश्वविद्यालय, विक्रांत विश्वविद्यालय अभी वास्तव में अपने बचपन में है, शुरुआत है,
लेकिन जो स्पीड हमारी पकड़ी गई है, जिसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, सब मेहनत कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, उसने कहीं ना कहीं तहलका मचाया है। इस चीज को समझने के लिए आपको जितने भी विश्वविद्यालय हमारे साथ बने हैं, आप उनको जाकर देखिए क्या वो कितने जर्नल चला रहे हैं। अभी सोच भी नहीं रहे हैं, अभी सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो दूसरे क्षेत्र में लगे होंगे। लेकिन हम एक सिंगल टारगेट पर काम करेंगे तो हम बहुत तेजी से चलेंगे, जो मंजिल है अपनी उसे बहुत आसानी से अचीव करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर पवन अग्रवाल जी से कि वो भी अपनी ब्लेसिंग्स। सर, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिन्होंने आज से 15 वर्ष पूर्व माननीय कुलाधिपति महोदय के साथ में एक पौधा रोपित किया था, जो आज सर वट वृक्ष बनकर विक्रांत यूनिवर्सिटी के रूप में आपके सामने है। आपके आशीर्वाद से आज ग्वालियर चंबल संभाग में एक बड़ा सम्मान मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद करता हूं, और सर विक्रांत परिवार में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित माननीय कुलाधिपति महोदय श्री RS राठौर सर, प्रो चांसलर श्री विक्रांत सिंह राठौर सर, रजिस्ट्रार शिवानी मैम, COE ऋचा वर्मा मैम, इंजीनियरिंग डायरेक्टर्स डॉक्टर भीम नारायण सर, डॉक्टर विकास जैन सर, सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और सभी प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को आज जनरल के इनॉग्रेशन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए एक खुद का एक जनरल होना एक सौभाग्य की और एक सम्मान की बात है। सर, हमारा पर्पस है कि हम अपने शोधार्थियों को एक ऐसा मंच दे सके जहां पर उनके अभिनव विचार, उनकी सोच, उनके दृष्टिकोण को वो विश्व स्तर पर साझा कर सके। तो इसी पहल के तहत ये जनरल ऑफ मैनेजमेंट एंड लीगल रिसर्च आज इनॉग्रेट किया गया। हम आशा करते हैं सर कि आने वाले समय में और दूसरे विभागों में और दूसरे स्कूल्स में भी हम जर्नल स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर हमारी कोशिश है कि जो भी एक जर्नल को चलाने के लिए जो एथिकल जो इसके नॉर्म्स हैं, जो हमारा रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए, उस पर हम कड़ाई से पालन करेंगे उन सारी चीजों का, जिससे आने वाले भविष्य में हम जो रैंकिंग इंडेक्सिंग की बात की जा रही है, चाहे UGC अप्रूव जर्नल हो, स्कोपस, SCI, जो भी हमारे रिनाउंड इंडेक्सिंग है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको भी प्राप्त कर सकें। इसी के साथ एक बार फिर मेरे सभी शिक्षक समूह और सभी मित्रों, दोस्तों और सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। विक्रांत विश्वविद्यालय की एक सबसे बड़ी खासियत कि ये जो विश्वविद्यालय है 100% युवाओं से भरा हुआ है, वास्तविक रूप से। और यही कारण है कि हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। हमारी लीडरशिप एकदम युवा है, युवाओं के हाथ में देश की बागडोर है। और विक्रांत विश्वविद्यालय के लिए वास्तविक ये सौभाग्य है कि हमारे जो युवा लीडर हैं, ऑनरेबल प्रो चांसलर सर, जो बहुत ही अच्छे रोल मॉडल हैं, वो आप एजुकेशन में भी ले सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी ले सकते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं सर, प्लीज आप भी 2 शब्द कहें और प्रकाश डालें कि हम किस प्रकार से और आगे इसको अच्छा करें। Thank you, sir, for your kind words, generous words. I hope I deserve them. First and foremost, I would like to welcome one of the legendary figures in the field of research and academics, a source of inspiration for one and all, Dr. P.S. Besen, sir, in our campus. Today in this ceremony, I would like to congratulate each and every one of you for the inauguration ceremony of the journal, of this research journal. I've been connected, I've been in sync since the inception, since the idea phase, when Dr. Vikas Jain and Professor Shivani Tiwari ma'am
came to me and we discussed that we should do this work. And I'm very happy for both of you that it has worked out very well. I know how much hard work you have put in, how much dedication you have put in, and I just sincerely hope that this journal will go out a long way in aiding the research work for the university and for all the student community. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच ऑनरेबल सर। और साथियों, जैसे मैंने बताया कि हमारा विश्वविद्यालय वास्तविक रूप से युवाओं से भरा हुआ है और उसके रोल मॉडल हमारे ऑनरेबल चांसलर सर। जोरदार तालियों के साथ मैं सर को ब्लेसिंग्स लेना चाहता हूं हम सब के लिए कि इस विक्रांत विश्वविद्यालय के आज का दिन हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं डर ही रहा था कि आपने तो प्रो चांसलर साहब को तो युवा बोल दिया, मुझे बुढ़ा ना बोल दें। लेकिन आपने मेरी भी इज्जत बचा ली, इसलिए आपको 2 बार धन्यवाद। दोस्तों, आज का दिन शक्ति, विद्या, समृद्धि का प्रतीक विनायक का दिन है। सिद्धि विनायक गणेश की स्थापना करके, पूजा करके हम आज बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी सिद्धि विनायक भी है। विद्या से ओतप्रोत है। मुझे नहीं मालूम था कि ये शोध ग्रंथ क्या होता है, जर्नल क्या होता है, क्योंकि मैं अपने जीवन में तो कभी कोई शोध कर नहीं पाया। लेकिन आज हमारे बीच में विक्रांत के कर्णधार, जिनके माध्यम से विक्रांत बना, प्रोफेसर PS बिसेन साहब हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हैं इस जर्नल के लिए, जो कि खुद ही जाने जाते हैं एक उत्कृष्ट असाधारण शोध क्षमताओं के लिए, संपूर्ण विश्व में जिनका नाम है। मुझे नहीं मालूम है स्कोपस इंडेक्सिंग और ये क्या क्या होता है, लेकिन हाईएस्ट है। और हमारे देश का नाम जिन्होंने रोशन किया बायोटेक के फील्ड में, वो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारा उन्होंने अनुरोध स्वीकार किया है। सर, आपके विक्रांत समूह की ओर से, परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, अभी हमने देखा महामारी के समय शोध की महिमा समझ में आई। हमने बहुत कम समय में ऐसी महामारी के ऊपर शोध के माध्यम से नियंत्रण कर लिया, अन्यथा पृथ्वी के लिए विनाशकारी था, संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाशकारी था, भयाक्रांत था। उसके बाद एक हमने बहुत अच्छी सूचना प्राप्त किया, हमने चंद्रयान छोड़ा था और वो सफलतापूर्वक, वो भी शोध का ही एक कारण था। अलग अलग विषयों में शोध, चाहे वो मानवीय दृष्टिकोण से हो, हमारे अपने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, या दुनिया के जो भी भोग हैं, वो भोग करने के लिए यही शोधार्थी हमको तरीका बताते हैं, राह बताते हैं। इसलिए जितने भी शोधार्थी यहां बैठे हैं, जो भी शोधार्थी इसमें शोध करने में आगे आएंगे, उन सबको मैं नमन करता हूं। एक विशेष बात यह है जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बोली कि किसी भी विश्वविद्यालय की रैंकिंग या उसका उद्देश्य उसकी शोध परक क्षमताओं के आधार पर ही किया जाता है। विक्रांत के लिए आज बहुत गौरव का विषय है कि डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर वीर नारायण और हमारी डायनामिक रजिस्ट्रार प्रोफेसर शिवानी तिवारी के अथक परिश्रम से आज का ये दिन संभव हो सका है, जबकि हमने इसकी रूपरेखा आज हमने रख दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमने नींव का पत्थर रख दिया है तो आगे आने वाले दिनों में एक वृक्ष ही बनेगा, क्योंकि आज तक असंभव नहीं रहा कुछ भी। हमारे लिए तो नहीं रहा, विक्रांत के लिए नहीं रहा। हमारे पास विभिन्न विषयों में दुनिया की सर्वोच्च डिग्री देने का भी अब संसाधन हो गया है, जिसको पीएचडी में तो शोध ही है,
रिसर्च ही है। तो विभिन्न विषयों में जब हम पीएचडी की उपाधि देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कुछ शोधकर्ता जरूर इस आज के जो हमने पौधा लगाया हुआ है इसको पल्लवित करते हुए और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जर्नल्स में इंडेक्सिंग या जो भी इनका होता है मुझे नहीं पता, लेकिन रैंकिंग जरूर लाएंगे। क्यों कि युवा कर्ताओं ने ही इसको आगे बढ़ाया। हमारे पास तमाम तरीके के शोध प्रकाशित भी हो चुके हैं, डॉक्टर विकास जैन के, शिवानी के, प्रोफेसर बी नारायण के और हमारे अनेक विभागाध्यक्षों के। मुझे पता है कि तकरीबन 500 से ज्यादा सर या 1000 हो गए शायद, 1000 से ज्यादा शोध पत्र विभिन्न जर्नल्स में प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिसमें बुक चैप्टर भी स्कोपस की हैं और तमाम बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित जर्नल्स हैं उसमें भी। तो इसलिए यह आज का दिन ये सोचा गया हमारे डायरेक्टर रिसर्च के द्वारा, एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च के द्वारा, और उसमें विशेष सहयोग रहा रजिस्ट्रार का। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में जितने भी अग्रिम पंक्ति के बैठे शोधार्थी हैं उनसे तो उत्कृष्ट शोध की अपेक्षा है ही, लेकिन हमारे जो पीछे नौनिहाल जो अभी इसरो में भी होकर के आए हैं, जो पैदा होते से जन्म होते से ही शोधार्थी हो गए। शोध कोई ऐसा नहीं कि कोई डिग्री है, आपके अंदर भी असीमित क्षमताएं हैं, असामान्य क्षमताएं हैं। अभी मैं देख रहा था कि बिहार और झारखंड के किसी गांव में एक शोध करके 2 बच्चों ने एक ऐसे आयुध का निर्माण कर दिया, एक ऐसे यंत्र का निर्माण कर दिया जिसका कि आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा वाणिज्यिक उपयोग प्रारंभ हो जाएगा। तो शोध कोई भी है जिसको हम जुगाड़ भी कह सकते हैं, जुगाड़ से शोध, नया चीज, नवीनता, ये विक्रांत के लिए भी गौरव का विषय है आज, और आप सभी के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि आपके पास अपना एक जर्नल जो कि बहुत प्रतिष्ठित होने जा रहा है। सर का आशीर्वाद चाहिए उसमें, और वो आशीर्वाद मिलने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि विश्व स्तर पर कैसे इस शोध ग्रंथ को, इस जर्नल को कैसे हम प्रतिष्ठित करें, इसमें आपका सहयोग बना रहेगा। मैं अपने कर्ताओं से निवेदन करूंगा कि सर के साथ में हमेशा ही एक संपर्क जीवंत बनाए रखते हुए इस जर्नल को उत्कृष्टता तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चांसलर सर। प्यारे साथियों, मैंने आपको जैसा बताया कि हमारे पास सर ने बताया कि रिसर्च चल रहा है। रिसर्च में कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं जो हमारे इस जर्नल के लिए ऑक्सीजन है, वो अच्छा रिसर्च लिखेंगे, हम उनके साथ मेहनत करेंगे। हमारी फैकल्टी बहुत अच्छे रिसर्चर है, बहुत अच्छे शोध करेंगे। जैसे ही ये अपना जर्नल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिर आपके पास एक बहुत लंबी लाइन होगी कि किसी तरह हमारा ये शोध पत्र विक्रांत के इस जर्नल में पब्लिश हो जाए। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है निरंतरता के साथ मेहनत करने की। जब बच्चे आते हैं और टेक्निकली विकास सर उनको रिसर्च के बारे में समझाते हैं, बच्चों को शुरू में लगता है कि रिसर्च बड़ा टिपिकल टास्क है, लेकिन जब धीरे धीरे आप उसमें घुसते चले जाते हैं, उसकी गहराइयों तक जाते हैं, आपको उतना ही मजा आना शुरू हो जाता है। और जब वो आनंद की प्राप्ति होती है, जब आपके अच्छी जगह पेपर छपते हैं, लोगों की बधाई मिलती है, उसकी अनुभूति जिस दिन आप लेना शुरू कर देंगे, वास्तविक रूप से एक अलग लॉबी होती है। रिसर्च लॉबी एक अलग लॉबी है, जिनके अच्छे रिसर्च पेपर होते हैं और अच्छा पेपर छपता है। जब उनकी बधाई आती है और आपसे बात होती है, तो लगता है ये वास्तविक रूप से क्या लिख दिया है। और वो हजारों साल तक आपकी अमानत है, कॉपीराइट है आपका। वो आपको एक ही आपका लिखा पेपर आपको विश्व स्तर पर पहचान दिला सकता है, पूरे जीवन भर की पूंजी बन सकता है। इस सोच को लेते हुए विक्रांत विश्वविद्यालय का आज का दिन आपको जरूर याद रहेगा। मैं निवेदन करता हूं आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पीएस विजयन साहब से कि हमें आशीर्वाद दें और इस जर्नल को और अच्छा करने के लिए हमें क्या क्या
कदम उठाने होंगे, हमें मार्ग निर्देशित करें। धन्यवाद सर, प्लीज। माननीय कुलाधिपति राठौर साहब, प्रो चांसलर विक्रांत सिंह राठौर, वाइस चांसलर पवन अग्रवाल, रजिस्ट्रार मैडम लीचा वर्मा और सभी सम्मानीय शिक्षकों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रिसर्च मैं पिछले 53 साल से कर रहा हूं। मेरा पहला पेपर 1972 में एक नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस जर्नल निकलता था, नेशनल एकेडमी का। उसमें मेरा पहला पेपर निकला था, जिसमें मैंने, आज भी मैं याद करता हूं तो, पेपर क्रोमेटोग्राफी की थी शुगर की। एप्पल में कौन कौन सी शुगर्स होती हैं, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोयूरानिक एसिड, उनका हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन किया था। और उस जमाने में क्रोमेटोग्राफी बहुत बेसिक टेक्निक हुआ करती थी। और क्रोमेटोग्राफी जब हम लोग करते थे तो वाटमैन 1 फिल्टर पेपर यूज करते थे, वाटमैन 42 एंड वाटमैन 1। और अगर किसी ने पेपर क्रोमेटोग्राफी कर ली तो ये माना जाता था बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। और हमारे पास लोग आते थे, वो कहते थे, यार बिसेन मेरे को ये बताओ ये कैसे किया। हम ये सेपरेशन साइट्रस में करना चाहते हैं, हम ये सेपरेशन गुआवा में करना चाहते हैं। और मैं जबलपुर में काम किया करता था, वहां पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, एक प्रोफेसर चांद करके वहां प्लांट पैथोलॉजी में प्रोफेसर हुआ करते थे। वो हिसार से ट्रांसफर होकर के आए थे, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी सीखने आए थे। अब मुझे ये लगता है वो बहुत बेसिक टेक्निक थी। वो पहला पेपर 1972 में मैंने पब्लिश किया था। और पेपर क्रोमेटोग्राफी उस जमाने में बहुत ही प्रेवलेंट टेक्निक थी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा आप ऑर्गेनिक एसिड, अमाइनो एसिड, शुगर, सब कुछ आप सेपरेट कर सकते थे। वो मैंने शुगर किया, फिर दूसरा पेपर अमाइनो एसिड पे किया, फिर तीसरा पेपर ऑर्गेनिक एसिड पे किया। अब मैं जब ऑर्गेनिक एसिड का किया, मैंने कहा यार 2 तो मैंने इंडिया में रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, जिसको हम बाहर भेजेंगे। तो उस पेपर को मैंने भेजा जर्मनी, वहां से कुछ ऑब्जेक्शन लग के आया। उसके बाद मैंने उसको इटली भेज दिया। और इटली में वो फाइटोपैथ मेडिटेरेनिया करके एक जर्नल हुआ करता था, उसमें जब आ गया तो जितने भी लैब के रिसर्च वर्कर थे सबने पार्टी मांगी। उस जमाने में अपना पार्टी, जब भी कोई किसी का रिसर्च पेपर पब्लिश होकर के आता था तो हम लोग पार्टी दिया करते थे। और इस तरह इंटरनेट नहीं था, जब भी हम लोगों को पेपर भेजना पड़ता था एक लिफाफे में बंद करके, एयरमेल लगा करके, और उसको अपना एयरमेल से भेजते थे। उसमें उस जमाने के 50-60 रुपए जो है एयरमेल में खर्च हो जाते थे। और बस भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि लौट के ना आए, नहीं तो दोबारा भेजना पड़ेगा और इतने पैसे फिर लगेंगे। और उस समय स्कॉलरशिप मिलती थी 250 रुपए। 250 रुपए स्कॉलरशिप से अगर 50 रुपए, 100 रुपए हम एयरमेल में लगा रहे हैं तो हमको अपने पॉकेट खर्च में कहीं कंजूसी करनी पड़ती थी। तो यही मनाते थे, भगवान हनुमान जी के मंदिर जाते थे, भगवान वो पेपर गया है उसको पब्लिश हो जाए, वो लौट के ना आए, नहीं तो फिर वो 50-60 रुपए की फिर शपथ पड़ जाएगी। तो जब वो पब्लिश होकर के आया तो बहुत खुशी हुई। उसके बाद एक और मैंने अब एनकरेज हुआ, दूसरा पेपर भी मैंने कहा कि यहाँ पे हमने एक पेपर भेजा था, वो छप गया, तो दूसरा भी भेजा और तीसरा भी भेजा। उससे और हौसला बढ़ा तो फिर मैंने जर्मनी में भेजना चालू किया, जर्मनी से हुआ, फिर अमेरिका भेजना चालू किया। तो मेरा मतलब यह है कि रिसर्च जो है एक पैशन होता है। रिसर्च को आप कभी भी पीएचडी से लिंक मत करिए। पीएचडी अपनी जगह है, वो आप डिग्री के लिए काम कर रहे हैं। रिसर्च आपको एक जुनून है कि हमें ये जुनून है कि हमें ये काम करना है। अब जब मेरा पहला पेपर शुगर के ऊपर आया तो मैंने कहा यार अमाइनो एसिड भी किया जाए, ऑर्गेनिक एसिड भी किया जाए,
और हमारे जो प्रोफेसर थे जिनके अंदर मैं पीएचडी कर रहा था, वो मेरे रिसर्च पेपर को देख करके बहुत एक्साइटेड होते थे और मेरे को एनकरेज करते थे। अब जब पेपर क्रोमेटोग्राफी हुई तो मैं कहीं गया और वहां पे किसी ने मेरे को बोला कि आजकल अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आ गई, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा कि वो कैसे करते, मैं देखता था और ये होता था, काश ये इक्विपमेंट मेरी लैब में भी होता तो मैं भी कर लेता। तो मैंने अपने प्रोफेसर से डरते हुए बोला, मैंने कहा सर मैं टीएलसी एक उस समय एक साइंटिफिक सप्लायर हुआ करते थे, आज भी मुझे याद है, तोशीवाल ब्रदर्स। तो उनसे मैंने कोटेशन मंगवाया 1200 रुपए में। ये हम आपको बता रहे हैं 1978-79 की बात। 1200 रुपए में पूरा टीएलसी का एपरेटस आता। तो डिपार्टमेंट को ग्रांट जो है, हमारे जो बायो साइंस के डिपार्टमेंट को ग्रांट, हमारे प्रोफेसर को जो कंटीजेंसी मिलती थी वो मिलती थी 20,000 रुपए एनुअल। मैंने कहा सर ये बताइए क्या करें? कब ले लो देखा जाएगा, ले लो देखते हैं। तो मैंने लिया, अब आ गई। अब आने के बाद मुझे ये था इसको उपयोग कैसे करें। तो मैंने ये पता लगाया कि ये कहाँ पे है, क्योंकि अब खरीद तो ली थी देख करके एक्साइटमेंट में। तो मेरे को मालूम पड़ा वेटनरी कॉलेज में वहां पे यूज करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो मैं बायोकेमिस्ट्री के चक्कर लगाने लगा और साइकिल होती थी, साइकिल से अपना जाऊं और जाके वहां पे शाम तक बैठा रहूं, वो लोग अपना टीचर्स क्लास लेने जाएं, वहां से सीख के आए। तो मैं टीएलसी करने लगा। तो रिसर्च, मेरा यह मतलब है कहने का कि रिसर्च में अकेले नहीं, आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। आप अगर ये चाहें कि हम अकेले बैठ करके रिसर्च कर लेंगे, आप जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आपके क्रॉस मतलब इंटरेक्शन ऑन दी आइडियाज नहीं होगा, तब तक आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैंने टीएलसी सीखी। अब जब मैंने टीएलसी सीखी तो मेरे से टीएलसी सीखने के लिए साइंटिस्ट भागलपुर से आते थे और पटना से आते थे कि भाई वो टीएलसी की मैंने एक पेपर पब्लिश किया। अब उसमें मेरे को ये आया कि यार इससे तो एक काम किया, अब उससे इमर्ज होने लगे आइडिया। ये आइडिया आया कि इससे तो हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि कहां पे कितने एंटी फंगल कंपाउंड। अगर प्लांट के हमने उसको टीएलसी में रन किया और रन करने के बाद उसका सेपरेशन हो गया और उसके ऊपर मैंने अगर फंगल के स्पोर्स को स्प्रे कर दिया, तो जिस पोर्शन में वो ग्रोथ नहीं होगी उस पोर्शन में मतलब कोई एंटी फंगल कंपाउंड है। तो फंगल को लेकर के उससे मैंने एंटी फंगल कंपाउंड आइडेंटिफाई किया पेपर को। उसके बेसिस पे मैंने पूरी अपनी डीएससी थीसिस कर ली। और डीएससी थीसिस जो है उस एंटी फंगल कंपाउंड के लिए एक नई टेक्निक डेवलप हो गई कि टीएलसी से हम एंटी फंगल कंपाउंड आइसोलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते चले गए। और उसमें अब जब हम क्रोमेटोग्राफी में अपना वो कर रहे थे तो पहले सबसे किताब आई आइवोर स्मिथ की पढ़ी, स्टाइल की आई। तो मैं सब जितनी क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड लिटरेचर होता था वो सब मैं अपना भुलवा देता। आज भी मेरे पास है। आज कोई टीएलसी यूज नहीं करता, आज कोई पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज नहीं करता। फिर इक्विपमेंट आ गया गैस क्रोमेटोग्राफी, फिर गैस क्रोमेटोग्राफी यूज की, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो मैंने अपनी लाइफ में जो साइंटिफिक रिसर्च होती है बेसिक से लेके आज जमाना क्या आ गया, आज आ गया इंफॉर्मेटिक साइंस का। आज आ गया इंफॉर्मेटिक साइंस का। वो अगर अब हम पीछे देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, आज हम देखते हैं कि इंफॉर्मेटिक साइंस, तो हमको ये लगता है हम कहां से कहां आ गए। उसी प्रकार से जैसे नॉर्मल वे में अगर हम देखें कि जब हम पढ़ते थे तो उस जमाने में लालटेन जला के मिट्टी के तेल में पढ़ाई किया करते थे, और उसके बाद आज जो है ये एरा आ गया है। तो इसी तरह से रिसर्च में भी जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी से आज हम किस एरा में आ गए हैं, इंफॉर्मेटिक साइंस में। अब जहां तक रिसर्च जर्नल की बात है, कोई भी रिसर्च जर्नल कहीं से भी निकालो, उसकी महत्व तभी तक है जब तक उसका साइटेशन इंपैक्ट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइटेशन क्या है आपका, इंपैक्ट फैक्टर क्या है। आप अगर कोई भी रिसर्च आर्टिकल, अगर उसका कोई साइटेशन नहीं है, अगर उसका कोई इंपैक्ट फैक्टर नहीं है,
तो इट इज जस्ट लाइक एन आर्टिकल विच यू हैव पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आप छाप दें या उसमें छाप दें, उसका कोई महत्व नहीं पड़ता है जब तक आपके उसका साइटेशन ना हो, जब तक आपका इम्पैक्ट फैक्टर ना हो। आपने रिसर्च की, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, और वो इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो आपके पेपर के साइटेशन से बनता है। और उसका इम्पैक्ट फैक्टर में ये है कि एक ने आपके पेपर को वो साइट किया, उस एक के पेपर को 3 लोगों ने और साइट किया, उन 3 ने और साइट किया, तो उससे आपका इंडेक्सिंग होती है। इसलिए मैं बता रहा हूं जर्नल ऑफ कैंसर साइंस एंड रिसर्च, उसका मैं एडिटर इन चीफ हूं। वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से चालू हुआ और उन लोगों ने मेरे को कहा कि ये मैं जर्नल चालू कर रहा हूं, मैं आपको इसमें ये बनाना चाहता हूं। अब उसमें जो सबसे बड़ा काम ये रहता था कि शुरू में 2-3 साल तक तो हम उसमें आप रिव्यूअर ढूंढिए, रिव्यूअर को भेजिए, भेजने के बाद उनको परस्यू कीजिए कि वो जल्दी से रिपोर्ट भेजें, फिर उसको कम्युनिकेट कीजिए। इज ए वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और उसके बाद जब उनका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ने लगा, और इम्पैक्ट फैक्टर के लिए फिर हम कुछ लेटर डलवाए मेरे से कि आप उनको लिखिए कि हमारा ये इम्पैक्ट फैक्टर आ रहा है, और लोगों को ये लगे रहना पड़ता था कि ये हमारा रिसर्च पेपर है, इसको लोग साइट करें। और साइट करने के लिए है वाइड पब्लिसिटी हो आपके रिसर्च जर्नल की, और जब तक आपके रिसर्च जर्नल की वाइड पब्लिसिटी नहीं होगी तब तक वो रिसर्च जर्नल नहीं होता है। मान लीजिए आपने एक जर्नल निकाला, हम बात कर रहे हैं पुरानी है, पिछले 20 साल से मैं एजुकेशन से बहुत ज्यादा जुड़ा नहीं, इसलिए मैं अपने जमाने की बात बता रहा हूं। उसमें ये होता है कि आपने अगर अपने जर्नल में सब पेपर आपने अपने इंस्टीट्यूट के छाप दिए तो उसको वो कॉलेज मैगजीन मानेंगे, और वो कॉलेज मैगजीन के रूप में उसको ट्रीट किया जाएगा, उसको रिसर्च जर्नल नहीं ट्रीट किया जाएगा। उसमें अगर आप जर्नल चालू कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पेपर जो हैं बाहर के लीजिए, और बाहर के आपके इंस्टीट्यूट को 1 या 2 पेपर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और जर्नल जब भी निकालें तो सबसे पहले एडिटोरियल किसी भी फील्ड में हो, आप विदेश से कोई अच्छा कोई वो है तो उसका जब तक आप एडिटोरियल नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपके पास आ रहा है वो एडिटोरियल पढ़ के। एडिटोरियल आपको एक आउटस्टैंडिंग जो भी साइंटिस्ट हो, एजुकेशनिस्ट हो आपके फील्ड का, उसका आपको एडिटोरियल लेना पड़ेगा। और जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो अपनी इंस्टीट्यूशन के एक से ज्यादा शुरुआत में आप 1-2 साल। और दूसरी चीज, रिव्यूइंग जो है वो बहुत ही हार्ड होनी चाहिए, टफ होनी चाहिए। वो किसी भी हालत में किसी की रिकमेंडेशन पे आप पेपर पब्लिश नहीं करेंगे। जब तक आपका रिव्यूइंग टफ नहीं होगा, जब तक पेपर रिजेक्ट नहीं होगा, और वो उसके बाद जब आप वो लिखेंगे ना उनको, वो आपसे बोलेंगे कि आपके पास कितने पेपर आए थे। जैसे आप स्कूपस की बात कर रहे हैं, स्कूपस वाले पूछेंगे आपके पास कितने पेपर आए थे, आपने कितने रिजेक्ट किए, आपके कौन कौन रिव्यूअर थे, ये सब पूरा डिटेल मांगेंगे। और उसके बाद वो आपको इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग के लिए ये है कि क्योंकि हमें मालूम है कि जर्नल ऑफ कैंसर साइंस, जर्नल ऑफ कैंसर मेडिसिन, उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी 5-6 साल तक, और भेजा था उन्होंने। अब तो बहुत हाई चला गया, उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत ऊपर चला गया है। तो इसके लिए स्कूपस का इंडेक्स या कोई भी इंडेक्सिंग करवाइए, चाहे रिसर्च गेट में करवाइए, चाहे स्कूपस में करवाइए। हमारी फील्ड में मेडलाइन है, हमारी फील्ड में पबमेड है, तो उसमें भी होता है। तो इसलिए उसके लिए सबसे बड़ी चीज है पेपर की जो भी है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके रिव्यूअर बहुत आउटस्टैंडिंग होने चाहिए। और अगर कोई रिव्यूअर किसी पेपर को रिजेक्ट कर देता है तो उसमें आप कभी बुरा मत मानिए। और कोई अगर रिवीजन के लिए लिखता है, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है कि उसने पढ़ करके आपको बताया यहाँ पे इसको मॉडिफिकेशन करवाइए। तीसरी चीज जो है, आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि मैं जब इस इंस्टीट्यूट में आया था
यहाँ से एक जो सबसे बड़ी चीज मेरे को मिली थी वो थी बिल गेट फाउंडेशन से मेरे को $1,40,000 की वो मिला था रिसर्च प्रोजेक्ट। लाठौर साहब की मदद से, रीचा वर्मा की मदद से, इन लोगों ने मुझे बहुत मदद किया। और विक्रांत इंस्टीट्यूशन जो है वो ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का, उस साइट पे जाएंगे विक्रांत इंस्टीट्यूट के नाम पे। वो मेरा पूरा प्रोजेक्ट चला है और प्रोजेक्ट 2 साल चला था। शुरुआत में ये हुई, जब मेरे को प्रोजेक्ट मिला तो पहले तो ये था कि वो प्रोजेक्ट मेरे को मिलेगा ही नहीं, और वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हम सरकारी संस्था में नहीं थे, हम विक्रांत में थे। और वो जो देते हैं वो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को देते हैं। तो मेरे को ये कहा कि आप यूनिवर्सिटी से जुड़ जाइए या MIT से पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाइए। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं प्रोजेक्ट नहीं लूंगा। अगर ये है, क्योंकि जो फॉरेन एजेंसीज हैं उनका ये रहता है कि आपको टाइमली आपको जवाब देना पड़ता है, टाइमली आपको फंड यूज करके अपना सबमिट करना पड़ता है। मैंने कहा वहां पे हम काम नहीं कर सकते क्योंकि कोई सामान ही नहीं खरीद सकते हैं, और सामान नहीं खरीद सकते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो जब तक रिसर्च में एक फ्रीडम होनी चाहिए काम करने की। अब यहाँ पे ये था, जब मैं यहाँ काम करने आया, pH मीटर भी नहीं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी नहीं, और कोई इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटी हमारे पास, मालूम है सब कुछ नहीं थी। लेकिन हमने ये सोचा कि करेंगे या कुछ देखेंगे, करेंगे। एक लड़के को लगाया, अनीश चकरिया, जो आजकल अमेरिका में चला गया, यहीं से काम करके, वो आजकल अमेरिका में है। उसको मैंने बोला कि मेरे साथ रिसर्च एसोसिएट बनोगे, वो यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। उसने कहा करूंगा। हमने कहा कितनी सैलरी लोगे? सर इतना मुझे यहाँ मिल रहा है, आप इसको ऊपर देंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो उसने जो बोला था उससे मैंने बहुत ज्यादा 25% एनहांस करके था, बिल्कुल जरूर आऊंगा सर। तो मैंने उसको अपॉइंट किया, वहां उनको भेजा, उन्होंने अप्रूव करके भेज दिया। कहीं कोई परमिशन की जरूरत नहीं, राठौर साहब ने और इन लोगों ने मुझे पूरा वो फ्री हैंड दिया हुआ था। उसके बाद मैंने कहा टीवी के ऊपर था, मैंने कहा मेडिकल कॉलेज में सैंपल कलेक्ट करो। सैंपल कलेक्ट के लिए आया, कलेक्ट कर लिया और मैंने फ्रिज में डाल दिए, रख दिया। अब मेरे को टेंशन ये रहता था, अब मैं इसको एनालिसिस कैसे करूं, और 24 घंटे मेरे दिमाग में घूमता रहता था इसकी एनालिसिस कैसे होती है। और जब ये नहीं हो रहा था कि कैसे होगी एनालिसिस, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि उनको लिखा, और फिर एक पेपर आया था चाइना से, उससे रिलेटेड। तो मैंने कहा कि इसको इस तरह से करना पड़ेगा। तो मैंने उसके पूरे सैंपल के बारे में, एक प्राइवेट लैब थी बेंगलोर में, उनको लिखा है इसकी ये एनालिसिस करनी हो, इस प्रकार से इसके डेटा हमें ये चाहिए है। तो बेंगलोर वालों ने बोला कि इसकी हम कर देंगे लेकिन 4.5 लाख रुपए लगेंगे। अब 4.5 लाख रुपए बिना कंपैरेटिव के, बिना उसके खरीदना। तो मैंने फिर उनको भेजा, उसका वो पूरा का पूरा प्रोफार्मा इनवाइस भेज दिया। उन्होंने कहा कि यू गो अहेड, वी विल मेक द पेमेंट। उन्होंने पेमेंट वहां से कर दिया, यहां से पेमेंट रिलीज हो गया। ना कोई कोटेशन, ना कोई कंपैरेटिव, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। उसके बाद जब वो आ गया, अब वो इतने डेटा आ गए कि मैं पढ़ ही नहीं सकता था। मेरे को दिमाग में ये नहीं आ रहा था इसको कैसे एनालाइज करूं। एनालिसिस भी मेरे को नहीं समझ में आ रही थी, और डेटा बहुत थे, और बहुत सारी वो आज भी मेरे पास नहीं पड़ा होगा। उसके बाद दिमाग खराब रहता था कि इतना पैसा खर्च हो गया, 4.5 लाख रुपए वहां चले गए, और ये सब। उसके बाद जो है, मैं ये बता रहा हूं रिसर्च में फ्रीडम जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। फिर मैंने उसको देखा कि भाई अब क्या करें। सिंगापुर की एक कंपनी थी, आपको मालूम होगा, उसको वो बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस करता था। मैं चाइनीज पेपर को उसको भेजा, मैंने कहा ये डेटा है, इसको इसमें ट्रांसलेट करना है, ये कैसे होंगे? कहते कर देंगे। कितने पैसे लोगे? उसने भी 3-4 लाख रुपए बताए। मैंने फिर उनको मेरा, उन्होंने कहा वी विल मेक द पेमेंट, गो अहेड। तो उनके डेटा आ गए, और वो पेपर विक्रांत इंस्टीट्यूट से मैंने उसको पब्लिश किया।
वो यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसका कि इम्पैक्ट फैक्टर 5 के ऊपर है, और वो पेपर विक्रांत इंस्टीट्यूट के नाम पे ही एफिलिएट, और वो डिपार्टमेंट हमने बनाया था उसके लिए, सेंटर ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ, वो सब पूरा करके वो एक पेपर, पहला पेपर यूरोपियन जर्नल स्प्रिंगर का है, उसमें छपा। तो मेरा मतलब यह है कि अगर आपकी इच्छा हो काम करने की, तो आप काम करते हुए बढ़ते चले जाते। एक लड़का है, इनका क्लासमेट है, वो क्या नाम है, रविंद्र वर्मा, इनके साथ एमटेक किया, बीटेक किया, और वो मेरे पीछे पड़ गया, मेरे को पीएचडी बायोटेक में करनी है। मैंने उससे कहा यार तू पीएचडी रविराज गुप्ता के अंडर में कर लो, मैकेनिकल का है। कहता नहीं, मैं बायोटेक में ही करूंगा। मैंने कहा कि अब तुम सोच लो, बायोटेक में पीएचडी करने के बाद अब वो ना मैकेनिकल का रह गया ना बायोटेक का हो गया। अब कहीं भी वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो जब वो देखते हैं बायोटेक में वो है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और एमटेक और बीटेक वो पावर इंजीनियरिंग में है, वो उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर दे। लेकिन अब वो उसकी उम्र हो गई है 47-48 साल की, इतनी हो गई, लेकिन आई टेल यू वो अब हो गया मेडिकल साइंटिस्ट, और मेडिकल साइंटिस्ट, और वो ही इज कंपीटिंग फॉर मैरी क्यूरी फेलोशिप। उसको एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अमेरिका से उसको ऑफर आ गया है। तो वो या तो यूएस निकल जाएगा। हमने कहा यहाँ के लिए तो मिस क्वालिफाइड है ना, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिकली ये देखेंगे कि आपको कहाँ से क्या करना है। अब उसको हम बताएं उसने क्या कोर्सेज किए हैं। उसने कोर्सेज किए हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो आप डिग्री मिल रही है, ये आपको केवल वो उसने किया है इंपीरियल कॉलेज लंदन से, जो क्रेडिट कोर्सेज होते हैं वो किए हैं, आर में, पाइथन में, और आपके बिग डेटा में, जो आजकल नई है जो टेक्नोलॉजी आ गई। फिर उसने किया है ये आपके हार्वर्ड से, और उसने हार्वर्ड से 42 क्रेडिट कोर्सेज कर लिए। फिर उसने किया है मैसेच्यूसेट्स से, वहां से जाने कितने कोर्सेज कर लिए। बस एक एक करके अपना करता है, हम आपको उसको वो बताएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो स्पेनिश प्रोफेसर जो है उसके साथ पब्लिकेशन मैंने करवा दिए, और उसके 12 या 15 पेपर छप गए। तो वो एक इंजीनियर, वो मेडिकल साइंटिस्ट हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर वो हमारे साथ कई पेपर उसके छप गए हैं, और वो बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरा मतलब यह है कि ये जो आप यहाँ डिग्री ले रहे हैं, ये केवल आपको एलिजिबल बनाती है, ये केवल आपको एलिजिबल बनाती है। सीखने के बहुत सारे चांसेस हैं। आजकल हमारे समय में केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग होती थी, आज के जमाने में आपके बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं, और आपकी डिग्री और आपका पैशन दोनों को मिक्स मत कीजिए। पैशन अलग है, डिग्री अलग है, तो पैशन को कभी मरने मत दीजिए। डिग्री केवल आपको एलिजिबल बना देती है। अब हम एक दिन हमारे पास फोन आया सिंगापुर से कि साहब आप हमें एक रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल लिख दीजिए, मैं आपको $2,500 दूंगा। मैंने कहा आजकल हम कंप्यूटर में बैठ नहीं पाते हैं, आधे घंटे में मेरे को आंख में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा कि देखते हैं। मैंने पहले सोचा कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने एक अपने विद्यार्थी से बात की, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, रिव्यू आर्टिकल लिखना है, और वो कहते सर हो जाएगा। अगर आपके पास अच्छे लड़के निकल जाते हैं फिर वो आपको संभाल लेते हैं बुढ़ापे में। तो उस लड़के ने कहा सब हो जाएगा। हम तो तुम आजकल कर क्या रहे हो? कहते सर अनएम्प्लॉयड बैठा हूं और मैं ललितपुर में हूं, मेरे पास कंप्यूटर है। हमने कहा कंप्यूटर की पैसे मैं दे दूंगा तुम्हें। तो कहते हमने कहा ये आएगा उसके बाद तुम कंप्यूटर ले लेना।
इतना अच्छा रिव्यू आर्टिकल लिखा, इतना अच्छा रिव्यू आर्टिकल लिखा, और मैंने उसको जो पैसे आए मैंने उसको ट्रांसफर कर दिए। अब उसके बाद क्या सर और बताइए। तो ये जो है रिसर्च, अगर आप पैशन बना करके रखते हैं तो रिसर्च में आप बहुत, आपकी रिकॉग्निशन भी बढ़ती है, लड़के भी बढ़ते हैं। ऐसे ही मैं अभी बीच में, रीचा भी थी, हम भी थी, प्रोबायोटिक पे काम करने लगी थी। प्रोबायोटिक को कमर्शलाइज किया था ट्रोपोलाइट फूड से। मेडिकल फील्ड बहुत चेंज होने वाली है। आप आगे आने वाले 8-10 साल में जो आपकी ये कीमोथेरेपी और दवाई वाली जो चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। इसमें आपका आएगा, बहुत ज्यादा तेजी से आएगा, न्यूट्रिशनल थेरेपी। मैं बीच में सागर गया था। सागर यूनिवर्सिटीज की हालत यह है कि लड़के बिना काम के बैठे हुए हैं, और मैं जो होता है कि मैं आदमी को पकड़ता हूं, कहाँ पे टैलेंट है उसको पकड़ लें। एक लड़का मेरे को मिला, एक प्रोफेसर कांगो है वहां पे माइक में, उन्होंने, हमने उनसे बोला क्या कर रहे हो, ठीक है। हमने लड़की को बोला, हमने कहा कि प्रोबायोटिक इन्फॉर्मेटिक्स में पेपर लिखो, तो उसको बहुत अच्छा लगा। अभी तक ये कहा जाता है कि हमारे पास 2 नर्वस सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम। और एंटेरिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे आर कनेक्टेड विथ एक्सिस। वो लड़की से मेरा डिस्कशन हुआ और उसने कुछ पेपर निकाली, उसने कहा थर्ड नर्वस सिस्टम इज आल्सो देयर विच इज एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम। अब जब वो हुआ तो मैंने कहा कि तू पेपर लिख। उसने पेपर लिखा और पूरे सब सॉफ्टवेयर ऐप सबका उसने अपना रेफरेंस दे करके वो लिखा, और वो मेरे ख्याल में अभी मैंने सबमिट किया उस पेपर को। पहले भेजा, पेपर बड़ा हो गया था, उसकी साइज ऊपर हो गई थी, उसको रिड्यूस किया, और अगर वो आ जाएगा तो दैट विल बी फर्स्ट पेपर ऑन द प्रोबायोटिक इंफॉर्मेटिक्स, दैट whatever information we get here or whatever information we get in our alimentary canal, that comes from bacteria, that comes from probiotic bacteria। और आप लोगों को बता दें, आपका जितना भी वजन है उसमें 2.5 किलो आप घटा दीजिए, वो जो 2.5 किलो आपका वजन है वो बैक्टीरिया का है, और वो जो बैक्टीरिया जो है वही आपकी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। 2.5 किलो वजन केवल आप बैक्टीरिया के लेके चल रहे हैं, और वो बैक्टीरिया आपको हेल्दी बनाए हुए हैं। आप जब हंसते हैं तो उनकी वजह से हंसते हैं, जब आपका मूड ऑफ होता है तो उनकी वजह से होता है। तो इसलिए जो है वो सब चीजें हम लोगों ने वो उसमें प्रोबायोटिक इंफॉर्मेटिक्स, पहली बार हम लोगों ने शब्द यूज किया प्रोबायोटिक इंफॉर्मेटिक्स। अब वो अगर पेपर आएगा तो उसका हमें मालूम है कि उसका साइटेशन बहुत ऊपर जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि रिसर्च को पैशन के रूप में यूज कीजिए, और कहीं से अगर कोई क्रिटिसिज्म पेपर का आता है तो उसको पॉजिटिविटी के साथ यूज कीजिए, उसके हिसाब से आप अपना इंप्रूव कीजिए, उसी से आप आगे बढ़ेंगे। और टेक्नोलॉजी के साथ चलिए। हम उस टेक्नोलॉजी से आज इंफॉर्मेटिक्स में आ गए हैं, तो इंफॉर्मेटिक्स आगे भी अगर कोई होगी तो हम पिछले 53 साल से कंटिन्यूअसली हर साल 3-4 पेपर पब्लिश करते हैं इंटरनेशनल जर्नल में, और आज हमारे करीब 600 पेपर छप चुके हैं, 12 या 15 किताबें छप चुकी हैं। लेकिन मैं अब जो हूं, आई एम डिपेंडेंट ऑन माई स्टूडेंट, और जब आप स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं तो स्टूडेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। टीचर अपने एक्सपीरियंस से क्या करता है, विद्यार्थियों की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, उसको बताता है कि इस फील्ड में इस तरह से आगे बढ़ो। तो मैं कोई काम नहीं करता हूं लेकिन उनको इंप्रूव करता हूं, तो उससे क्या होता है, सोसाइटी में इंप्रूवमेंट होता है, साइंस में इंप्रूवमेंट होता है, टेक्नोलॉजी का एडॉप्टेशन होता है, और टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। सो विद दीज वर्ड्स आई एम वेरी हैप्पी, आई एम डिलाइटेड टू सी द ग्रोथ ऑफ विक्रांत यूनिवर्सिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ राठौर साहब एंड फैमिली। सो विद दीज वर्ड्स आई थैंक एवरी वन ऑफ यू। यदि किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं। Thank you very much. Thank you so much, sir.
आपके दिए हुए विचार हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं और हम इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। रिव्यू वास्तव में बहुत अच्छा होगा, पेपर वही आगे जाएंगे जो बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा बोर्ड बनाया हुआ है, उसमें फॉरनर बोर्ड लिया हुआ है, बहुत अच्छा ये एडिटोरियल बोर्ड बनाया गया है वास्तविक रूप से, जिसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। और बिल्कुल ये 4 लाइन शायद इसीलिए बैठती होंगी, लाइन सेट हो अगर सामने मंजिल तो जुर्रत और बढ़ती है, हो अगर सामने मंजिल तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर हो रास्ता मुश्किल तो हिम्मत और बढ़ती है, और आ जाएं बिकने पर अगर तो गिरते हैं दाम अक्सर, आ जाएं बिकने पर तो गिरते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो मैं अपने सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं, मुख्य अतिथि सर, कुलाधिपति महोदय, उप कुलाधिपति महोदय, वाइस चांसलर सर, रजिस्ट्रार मैडम, ऋचा वर्मा मैडम, एसोसिएट रिसर्च डायरेक्टर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। वोट ऑफ थैंक्स सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि और एक बहुत महान स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर, सर आपका आशीर्वाद मुझे पूर्ण आशा है कि हमेशा हमारे पास मिलता रहेगा और विक्रांत विश्वविद्यालय आपके आशीर्वाद के साथ कदम तो कदम आगे बढ़ता रहेगा। सर आप विश्वविद्यालय में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय हमेशा आपका ऋणी रहेगा और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए हमेशा हिम्मत देने वाले और आपको अग्रिम पंक्ति में लीडरशिप सिखाने के लिए तत्पर हमारे आदरणीय कुलाधिपति श्री राकेश सिंह राठौर जी, सर मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर आपका आशीर्वाद ना हो या आपका मोटिवेशन ना हो तो कोई भी कार्य करना हमारे लिए असंभव हो जाता है, लेकिन आप जो विश्वास करते हैं कि नहीं आप कुछ भी कर सकते हैं और असंभव शब्द कुछ नहीं होता, जो ये शब्द है ये वास्तविक रूप से पूरे विश्वविद्यालय में ऊर्जा भर देता है। मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय आज इस रिसर्च जर्नल के लिए लिया। और हमारे युवा और डायनेमिक लीडर आदरणीय रेस्पेक्टेड प्रो चांसलर सर, वास्तविक रूप से सर हमें ऐसा महसूस होता है जब आपके साथ हम चलते हैं कि आप एक वास्तविक लीडर हैं और हर चीज को समझते हैं और हमेशा साथ चलते हैं और हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में आदरणीय वाइस चांसलर सर, कदम कदम पर उन्होंने अनेकों मीटिंग ली है इस चीज को लेकर कि सर कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, कब करेंगे, कदम कदम पर हमारा साथ दिया और हमें एक मार्गदर्शक के रूप में हमें प्रेरित किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रजिस्ट्रार मैडम जो ये आज पौधा लगा है इसमें आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप हमेशा से रिसर्च को लेकर बहुत सीरियस रही। आपने कहा कि नहीं विकास सर, वीर सर ये करना है और हमें विक्रांत विश्वविद्यालय को एक ऐसी चीज देनी है जो हजारों साल तक याद रखी जाएगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ धन्यवाद ऋचा वर्मा मैडम, उनका बहुत कीमती समय है और परीक्षा होने वाली है, लेकिन फिर भी मैडम आपने इन सब चीजों को समझा और संयोजन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च विकास सर, आपके लिए भी शब्द नहीं है। और विक्रांत विश्वविद्यालय इस चीज को जब समझेगा कि वास्तविक विकास सर ने क्या काम किया था, तब एहसास होगा कि वास्तव में जो वीर नारायण सर ने यहां होकर धन्यवाद दिया था उस धन्यवाद का क्या महत्व था। इंजीनियरिंग डायरेक्टर श्री आनंद सिंह बिसैन जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर कि आपने अपना समय निकालकर यहां पर आए। जितने हेड्स हैं, केजी सर, नवीन सर, उपेंद्र सर, सभी मेरे साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद आईटी टीम। मैंने पिछली बार कहा था कोई भी कार्य प्रारंभ होने से पहले उनका कार्य शुरू होता है। सबसे पहले जो डिजाइन बनेगा सबसे पहले कार्य शुरू होता है। शरद सर आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और लास्ट तक आपका कार्य रहता है। सर मेरे शिक्षक साथियों, आप मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों,
आपने बड़े पैसेंस से सुना। रिसर्च अभी आपके लिए थोड़ा सा आगे का विषय है, लेकिन आपने इतना पैसेंस से सारी चीजें सुनी, मुझे ऐसा लगता है कि आज आपके जीवन में एक अनोखी पहल हो गई है। आपने बिसेन सर को सुनने के बाद में जरूर सोचा होगा कि वास्तविक रिसर्च क्या होता है और रिसर्च करके व्यक्ति कितना आगे जा सकता है। डॉलर में आप सुन रहे थे कितना अमाउंट मिलता है। वास्तविक रूप से अगर बच्चा रिसर्चर है, छोटे छोटे पेपर आते हैं लिखने के लिए, $500, $1000, $2000 ये मिलते हैं आपको। जो लीगल बच्चे हैं उनके लिए लीगल प्रॉब्लम्स आती है, उसका सॉल्यूशन आप देंगे, उसके डॉलर्स में पैसे आते हैं। जरूरत है हमें जागरूक होने की। जितने भी साथियों ने, मेरे जो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने डेकोरेशन का काम किया है, बहुत थकावट से भरे हुए थे क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं। गणेश पूजन में भी उन्होंने कार्य किया और यहाँ पर भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यह से कार्यक्रम हमेशा होते रहेंगे और विक्रांत विश्वविद्यालय हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय विक्रांत।